आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुनना शुरू कर चुके हैं 19 जून का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सर्वदलीय बैठक। सरकार की यही कोशिश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज विश्वास जीतने की बारी है। LAC पर भारतीय लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, अलर्ट पर सेना। वायुसेना सीधे मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वायुसेना के दौरे का मतलब यही निकाला जा सकता है। कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 8 आतंकी ढेर। वहां पर मिलिटेंटों ने एक स्थानीय मस्जिद में शरण ली थी। रात भर सुरक्षा बलों ने इंतजार किया और आज सुबह तीनों मिलिटेंटों को मार गिराया। बुलेटिन में आगे आपको सुनवाएंगे 7 साल बाद मैदान पर वापसी करने जा रहे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज श्रीसंत से खास बातचीत। लेकिन पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी पार्टियों के अध्यक्षों से बात की। भारत और चीन के तनाव के बीच किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सेना से लेकर वायुसेना तक को अलर्ट किया गया है। भारत और चीन के बीच बातचीत के मामले को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कहा कि एक रणनीति के तहत पाकिस्तान LOC पर गोलीबारी कर रहा है। देश के 8 राज्यों की 19 सीटों पर आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत फिर से खराब हो गई है। उनका प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की इलाज की दरों में काफी कटौती की गई है। अब प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन में आइसोलेशन बेड मिलेंगे। इसके अलावा 13 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन में ICU बिना वेंटिलेटर के मिलेंगे। तमिलनाडु में चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में कल रात से लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो गया है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में 29 साल बाद दुर्लभ सफेद हम्पबैक व्हेल देखने को मिली। इसे देखने के लिए समुद्री तट पर लोगों की भीड़ जुट रही है और फिल्म क्रिटिक KRK ने ट्वीट करके ये घोषणा की है कि वे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद और हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। इस घटना से देश भर में गुस्सा है। इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी और RJD को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। इस बैठक में क्या निकल कर आया, बता रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस वर्चुअल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर समेत 20 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं। बैठक की शुरुआत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर की गई। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआती संबोधन किया। इस सर्वदलीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने सभी विपक्षी नेताओं को गलवान में हिंसक झड़प के बाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को ये भी बताया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह मुस्तैद है। मीटिंग में 5 सांसद वाले दलों को ही आमंत्रित किया गया था। यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी, RJD और AIMIM जैसे कई दलों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार के इस रवैये को भेदभावपूर्ण बताया। मुझे बताइए, 3 बार के एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको आप देश के महत्वपूर्ण नेताओं में नहीं मानते? भारत चीन सीमा विवाद पर, हमारे जवानों की शहादत पर उनको अपनी कोई राय देने की, अपनी बात रखने का हक नहीं है? ये किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का है? RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी पार्टी को इस मीटिंग में न बुलाए जाने पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया? हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें कि आखिर किन वजहों से जो है राष्ट्रीय जनता दल को नहीं बुलाया गया है। इस बैठक का न्योता न मिलने से AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे।
सर्वदलीय बैठक में शामिल न किए जाने से नाराज ओवैसी ने पीएम मोदी को खत लिखते हुए कहा कि ये निराशाजनक है। मेरी पार्टी को चीन सीमा मुद्दे पर आज की ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत 20 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हैं। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। और चीन के साथ बढ़े हुए तनाव के माहौल में भारत की वायुसेना अलर्ट पर है। वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया ने श्रीनगर और लेह एयरबेस का दौरा किया है। इसी बीच भारत के लड़ाकू विमानों ने सरहद पर उड़ान भी भरी है। वायुसेना की तैयारियों के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी। गलवान में 15 तारीख की रात को जो कुछ हुआ, जो भिड़ंत हुई, उसके बाद बुधवार देर शाम वायुसेना प्रमुख दिल्ली मुख्यालय में थे। यहाँ पर उन्होंने सेना प्रमुख और CDS जनरल बिपिन रावत से मुलाकात की। उसके बाद वो सीधे इस सीक्रेट मिशन पर निकले, जहां से श्रीनगर होते हुए लेह पहुंचे और 2 दिन का उनका ये दौरा था श्रीनगर और लेह। और एक तरह से वायुसेना की जो तैयारियां थी, अभी तक वायुसेना एक तरह से सपोर्टिव रोल में थी। जो हमारे जवान वहां पर फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, गलवान इलाके अलग अलग पोस्ट पर, उनको जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक और दूसरे हेलीकॉप्टर हैं वो सपोर्ट दे रहे थे, उनको उनके हथियार, दूसरा राशन और दूसरी चीजों को पहुंचा रहे थे। लेकिन अब वायुसेना सीधे मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब वायुसेना के दौरे का मतलब यही निकाला जा सकता है। क्योंकि अब वहां पर अगर हम लेह की बात करें तो लेह एयरबेस पर वायुसेना के सुखोई के अलावा मिराज 2000 जिसने की बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, वो विमान तैनात हो चुके हैं, पहले से तैनात हैं। और इस वक्त खुद वायुसेना प्रमुख ने लेह जाकर, श्रीनगर जाकर इस दौरे के दौरान वायुसेना की तैयारियों को और सेना के साथ कैसे बेहतर तालमेल के साथ अगर चीन के खिलाफ, चीनी सेनाओं के बढ़ते सैन्य जमावड़े के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो उस पर कैसे कार्रवाई होनी है और बेहतर तरीके से उस कार्रवाई को कैसे अंजाम देना है। इसके साथ ही नौसेना के भी कुछ इक्विपमेंट को लगाया गया है। सुरक्षा के दृष्टि से उनको बताना जायज नहीं होगा, लेकिन एक तरह से तीनों सेनाएं इस वक्त खासतौर से 15 और 16 तारीख को लेह की घटना के लद्दाख में जो हुआ, उस घटना के बाद अब पूरी तरह से चाक चौबंद है। शुक्रिया मंजीत सिंह नेगी। क्या भारत की जमीन हड़पने की फिराक में है चीन? मई महीने की शुरुआत से ही चीन ने भारत के खिलाफ जमीनी कब्जे की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के साथ चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी की चर्चा ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आखिर क्या है चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी, बता रही हैं हमारी सहयोगी आशिता सेठ। भारत और चीन के बीच पिछले 2 महीने से तनाव बना हुआ है। भारत की सरजमी में घुसने की चीन की कोशिश वैसे तो कोई नई बात नहीं है, वो वक्त वक्त पर ऐसा करता आया है, लेकिन इस बार काफी लंबे वक्त बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी बढ़ गया है। हाल ही में गलवान घाटी में LAC पर भारत के 20 जवानों की शहादत ने इस मुद्दे को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। भारत समेत दूसरे देशों की जमीन में घुसने की चीन की आदत को सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी कहा जाता है। आसान शब्दों में इसे समझने के लिए हमने बात की हमारे डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट सुरेश बजानिया से। उन्होंने बताया कि आखिर चीन की ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। बेसिकली ये शब्द कोई नया नहीं है, मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत पुराना शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन पर सीधा अटैक ना करके डिवाइड कर देना, खतरा डिवाइड कर देना, अटैक आपका डिवाइड कर देना और धीरे धीरे थोड़े थोड़े इलाकों पर कब्जा करना। ऐसा नहीं है कि भारत को चीन की इस धीरे धीरे जमीन कब्जाने की रणनीति के बारे में पता नहीं है। 2017 में तत्कालीन सेना प्रमुख बिपिन रावत ने चीन की सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में चेताया था, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। लेकिन भारत सब जानते बूझते इस मामले में क्या कर रहा है? भारत की भी अपने टैक्टिक्स हैं, भारत भी कोशिश कर रहा है और इसीलिए स्टैंड ऑफ होता है, फेस ऑफ शुरू होता है। लेकिन एक चीज जो 2013 में शायद उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात पार्लियामेंट में मानी थी कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर उस इलाके में, अक्साई चीन वाले इलाके में या जो अपना LAC के पास वाला जो इलाका है चाइना की तरफ का, उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, वहां तक उनकी सड़कें हैं, सारी चीजें हैं, वो पेट्रोलिंग उनकी बेहतर होती है। हमारा उतना नहीं है। अब हमने कोशिश की है, हमने DSDBO रोड बनाई है, उसके बाद हमारी जो कुछ फीडर रोड्स जो LAC तक बना रहे हैं, जो अभी गलवान वैली में भी हमारी बन रही थी जिसको लेकर फेस ऑफ शुरू हुआ। तो हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि चाइना आ जा रहा है हमारे इलाके में और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जवान भी वहां पेट्रोलिंग करने जाते हैं, जब चाइना वाले आते हैं तो उनको वहां से हटाया जाता है या स्टैंड ऑफ जैसे अभी हो रहा है वैसा होता है।
भारत और चीन के बीच खींची एलएसी कई जगहों पर पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। विदेश मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन यही चाहता भी है ताकि भारत के साथ उसका सीमा विवाद कभी न सुलझ पाए और मौका पाते ही वो इसी तरह भारत की जमीन में अंदर घुसता जाए। तो क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? दो तरह से जवाब हो सकता है। एक आर्मी का, क्योंकि हमारा करार है, गोलीबारी या ये सब नहीं हो सकता। जब पेट्रोलिंग एलएसी के पार कोई दूसरी तरफ के पेट्रोलिंग की यूनिट आ जाती है तो उसको बोल कर या उस तरह से वापस भेजा जाता है। दूसरा डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए होता है, बातचीत के जरिए होता है, तो वो भी कोशिश हो ही रही है। तो यही दो ऑप्शन मेरे ख्याल से बचते हैं। सटीक रणनीति, धैर्य और हमारी सेनाओं का कभी न डगमगाने वाला शौर्य ही चीन को हर बार जवाब देता आया है और ऐसे ही देता रहेगा। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। कोरोना से जुड़ा एक नया अध्ययन सामने आया है जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल घाटी से अच्छी खबर है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर सेना ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। 24 घंटे के भीतर 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया है। पंपोर में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। वहीं शोपियां में भी आतंकियों से कल से जारी मुठभेड़ में 5 आतंकी अपनी जान गंवा चुके हैं। एक दिन में 8 आतंकियों के खात्मे के साथ ही इस साल 100 आतंकी कश्मीर में ढेर हो चुके हैं। घाटी में मौजूदा हालात की जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से आज तक संवाददाता अशरफ वानी। चाहे देश भर और दुनिया भर में कोरोना वायरस से हाहाकार हो या फिर चीन की सीमा पर विवाद, लेकिन कश्मीर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं लाई है। यहां तक कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी कश्मीर के 2 जिलों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 8 मिलिटेंट मारे गए। एक मुठभेड़ पांपुर इलाके में जो पुलवामा जिले में आता है, वहां पर कल शाम को शुरू हुई थी। वहां पर मिलिटेंटों ने एक स्थानीय मस्जिद में शरण ली थी। रात भर सुरक्षा बलों ने इंतजार किया और आज सुबह तीनों मिलिटेंटों को मार गिराया। दूसरी मुठभेड़ शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके में हुई। वहां पर सुरक्षा बलों ने 5 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मार गिराए। इस साल में अभी तक सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऑपरेशंस में 100 से भी ज्यादा मिलिटेंट मार गिराए हैं, जो पिछले साल पहले 6 महीनों के मुकाबले में ज्यादा है। सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 13,586 नए मामले सामने आए हैं। 336 लोगों की मौत हुई है। अब कुल मरीजों की संख्या देश में 3,80,532 हो गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ताज़ा जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के फेफड़ों में संक्रमण बढ़ गया है और इसी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ट्वीट भी किया है। और अब बात करते हैं कोरोना से जुड़ी नई स्टडी की, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नामक जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि टॉयलेट को फ्लश करने पर कोरोना के कण हवा में फैल सकते हैं और संक्रमित कर सकते हैं। इस शोध पर और विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी आशिता सेठ। कोरोना काल में एक तरफ लोग इस जानलेवा वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके फैलने के अलग अलग जरिए सबकी चिंता भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही परेशान करने वाली एक स्टडी सामने आई है कोविड-19 के जन्मदाता चीन के शोधकर्ताओं की तरफ से, जिन्होंने कोरोना महामारी में लोगों को सलाह दी है कि यूरिन रिलीज करने के बाद फ्लश करने से पहले टॉयलेट सीट को ढकना जरूरी है। क्या कहती है ये नई स्टडी? इसके लिए हमने बात की विज्ञान से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले मेरे सहयोगी आयुष यादव से। हमारे जो टॉयलेट्स हैं वो कैसे एक खतरनाक माहौल है वायरस इन्फेक्शन के लिए। टॉयलेट को फ्लश करने से कैसे एक एरोसॉल ड्रॉपलेट्स का क्लाउड बनता है और जो 3 फीट तक ऊपर उठता है,
और ये हम जानते हैं कि वायरस टाइनी ड्रॉपलेट्स में रहता है, जैसे हम छींकते हैं खांसते भी हैं तो वो ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर जाता है और तब इन्फेक्शन होता है। फ्लश करने से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनना जिससे मल से कुछ ड्रॉपलेट्स निकल कर आए, उससे वायरस और उसके इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है टॉयलेट में। कोरोना हमारे पाचन तंत्र में भी खुद को जिंदा रखने में सक्षम है और मल के जरिए निकल सकता है, तो ये कैसे दूसरों को संक्रमित कर सकता है ये भी हमने जाना। एक ऐसा समझिए कि छोटा सा एक चक्रवात बनता है ना, हम देखते हैं तो वहां से क्या होता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऊपर उठते हैं हवा में और वो बहुत देर तक सस्पेंडेड रहती हैं एयर में। तो अब अगला व्यक्ति कौन यूज कर रहा है, कितनी देर में यूज कर रहा है, वो कहीं सरफेसेस पे सेटल हो जा रहा है टॉयलेट की बेसिन्स वगैरह पे, तो उससे वायरस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। अब ये स्टडी में सामने आया है। चीन की येंग झाओ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जी शियांग वैंग के मुताबिक टॉयलेट जितना ज्यादा बार इस्तेमाल किया जाता है वहां कोरोना फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है। यानी पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल के दौरान तो ये सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही अगर एक घर में ज्यादा सदस्य रहते हैं तो भी एहतियात जरूरी है। मैं तो कहूँगा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा पब्लिक टॉयलेट्स को। घर में खासकर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। तब अगर आपके घर में कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जो सेम टॉयलेट यूज करता है तो कोशिश करें कि उसके मतलब टाइम इंटरवल अच्छा खासा हो दो इस्तेमालों के बीच, और क्योंकि उससे वायरस सेटल हो जाएगा। और जब करें भी तो मतलब खासकर साफ सफाई का ध्यान रखें, जगहों को डिसइंफेक्ट करें, लिड लगाकर ही फ्लश करें। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड जनरल में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक जब टॉयलेट सीट खुली होती है और यूरिन रिलीज करने के बाद फ्लश करते हैं तो हवा का दबाव क्रिएट होता है जिसमें से वायरस के ड्रॉपलेट्स सीट से 3 फीट ऊपर तक जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स काफी छोटे होते हैं और हवा में 1 मिनट तक टिके रह सकते हैं और जो सांस लेने के दौरान या पास की सतह को छूने पर संक्रमित कर सकते हैं। एक इंसान दिन में औसतन 5 बार टॉयलेट फ्लश का प्रयोग करता है। ऐसे में समस्या का फिलहाल एक ही इलाज बताया गया है कि सीट कवर को ढककर फ्लश करें ताकि वायरस के कणों को फैलने से रोका जा सके। हालांकि भारत में पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल के दौरान ये इलाज किसे कितना याद रहेगा कहना मुश्किल है। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। इसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड में 2 और मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीटें शामिल हैं। भारत में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में चुनाव कैसे होता है, यही प्रक्रिया बता रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। राज्यसभा चुनाव के लिए पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक दलों के बीच बहुत गहमा गहमी देखने को मिली। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 वो सदस्य होते हैं जिन्हें स्वयं भारत के राष्ट्रपति मनोनीत या नामित करते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 238 सदस्यों को संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका आम चुनाव या विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। राज्यसभा की चुनाव प्रक्रिया पर हमने बात की राजनीतिक विश्लेषक और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेश पंत से। देखिए, राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत सरल है कि जो विधानसभा के किसी भी राज्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो विधानसभा हो, विधान परिषद, उसके निर्वाचित सदस्य हो, वो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। और हर प्रदेश की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की संख्या के अनुपात में उस राज्यसभा का हिस्सा तय होता है। कल्पना कीजिए कि किसी विधानसभा में 100 सदस्य हैं और उन 100 सदस्यों में से स्पष्ट बहुमत 50% या 55% एक दल को मिला है और 45% जो है वो वोट बटे हैं, मान लीजिए 3 और दलों में 15% के हिसाब से। यदि 3 सीटें वहां हैं तो वो लगभग 33 मतों के हिसाब से एक राज्यसभा की सीट बनेगी। तो जिस पार्टी के पास मान लीजिए 51% भी है तो उसके पास 66 नहीं है तो वो सीट नहीं भेज सकती है, और जिसके पास 15% है वो तो अपनी एक सीट भी नहीं भेज सकते हैं। तो उस वक्त फिर ये घेराबंदी होती है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मत होंगे वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लीजिए, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा था, जिसके पास 55%
विधानसभा के सदस्य थे, तो उनके पास अपने 33 तो हो गए, और 33 के बाद उनके पास नशे के 17 या 18 वोट और हो गए। तो ये 17 और 18 वोट अगर वो किसी 15 विधानसभा के सदस्य वाली पार्टी से मिला लेंगे, तो 15 और 17 मिलाकर उनकी एक और सीट चली जाएगी। मतलब या उनकी सीट चली जाएगी, या वो अपने 17 जो एक्स्ट्रा वोट हैं वो उस 15 वाली सीट को देके खरीद सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। सारा जोड़ तोड़ राज्यसभा की सीटों का यही होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पिछले कुछ वर्षों से राज्यसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के बीच एक अलग तरह की खींचतान नजर आने लगी है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते हैं, न कि ये सदन भंग होता है। राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। आनंद श्रीवास्तव, आज तक रेडियो। तो राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी जानकारी अभी और भी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, जहां आपको इसका पूरा अलग से एक पॉडकास्ट मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर सोशल मीडिया ने अपना निशाना बनाया है। ट्विटर के बाद अब फेसबुक ने उनकी पोस्ट पर आपत्ति जताई है। ट्रंप की ओर से जारी किए गए 10 से ज्यादा विज्ञापनों को फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये वीडियो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी किए गए थे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं माधुरी से। फेसबुक ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी दर्जन भर विज्ञापनों को ये कहकर अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया कि इनमें प्रयोग में लिया गया एक सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह, जो कि लाल रंग के उल्टे त्रिकोण सा दिखता है, ये त्रिकोण नाजी कंसंट्रेशन सेंटर में बंद राजनीतिक कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाल रंग के इस उल्टे त्रिभुज के पास ही एक चेतावनी लिखी हुई थी, डेंजरस मॉब्स, और साथ ही लिखा था कि इसे देखने वाले लोग एंटिफा के खिलाफ एक पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। एंटिफा लेफ्ट ग्रुप है और पिछले महीने अमेरिका के कई राज्यों में लॉकडाउन हटाने के विरोध में हुए प्रदर्शन में इस ग्रुप के सदस्य शामिल हुए थे। इनमें से कुछ हथियारों के साथ भी पहुंचे थे। इसके बाद से ही ट्रंप प्रशासन एंटिफा ग्रुप से नाराज है। ये ग्रुप मुख्य रूप से मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। ट्रंप के समर्थक इस अमेरिकी ग्रुप को घरेलू आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बस इसी के चलते ये विज्ञापन जारी किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नियमों का उल्लंघन करने और हिंसा भड़काने जैसे भाषण और ट्वीट करने को लेकर आपत्ति जताई थी और उन पर अपनी संपादकीय नजर गड़ा दी थी। सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं सोशल मीडिया विषयों के जानकार और मिशिगन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जॉयजीत पाल। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाया था कि वे लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं कि खबर या पोस्ट उचित है या अनुचित। ये कितना सही है? तो फेसबुक और ट्विटर दोनों ने ही डोनाल्ड ट्रंप के मैसेजेस को जो है ब्लॉक किया है पिछले ही कुछ हफ्तों में। एक तो कल ही हुआ है और ये तो कहना मुश्किल है कि ये उचित है या अनुचित है, लेकिन कानूनी तौर पर ये दोनों ट्विटर और फेसबुक ये कर सकते हैं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है बोलने की तो स्वतंत्रता है, उनके संविधान में खास कर लिखा हुआ है कि कोई कुछ भी कह सकता है, पर उस पर भी कुछ सीमाएं हैं। अभी अश्लीलता वगैरह, धोखा या तो फिर लोगों को उत्तेजित करके मारपीट करवाना, ये सब बातों के खिलाफ कुछ बाधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कह सकता है। प्राइवेट संस्था है तो उसके पास कानूनी अनुमति है कि वो जिसे चाहे वो अलाउ करे या तो जिसे चाहे नहीं अलाउ करे। डोनाल्ड ट्रंप का तो मानना है, कई सालों से कहे जा रहे हैं कि मुख्यधारा की जो माध्यम है वो उसके खिलाफ है और इसीलिए वो जो है डायरेक्ट सीधे सोशल मीडिया पे ही बात करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप कुछ खास कर नहीं सकते हैं सिवाय इसके कि इसके बारे में बातचीत करें वगैरह। और बाकी तो फेसबुक और ट्विटर किसी समाज में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है ये सोचना उनके धंधे में नहीं है। तो जब वो लोग ये ऐसा कुछ करते हैं तो इसके पीछे हमें ये सोचना है कि ये एक व्यापारिक निर्णय है और उन्होंने सोचा है कि ये अलाउ करना हमारे व्यापार के लिए सही नहीं है और इसी हिसाब से किया है। बहुत शुक्रिया आपका।
इधर फेसबुक से विज्ञापन हटाने और लाल निशान पर विवाद बढ़ने पर ट्रंप कैंपेन के डायरेक्टर टिम मोर्टॉग ने ऐसे कई वेब लिंक भी साझा किए जिनमें इस तरह के निशान वाले सामान बेचे जा रहे हैं। लेकिन फिर क्यों उनके विज्ञापनों को निशाना बनाया गया? बहरहाल जो भी है, इस उल्टे त्रिकोण को देखकर मुझे त्रिशंकु की याद आती है, जो सिर नीचा करके और पैर ऊपर करके हवा में ही लटका हुआ है। उम्मीद है आप यहाँ इस रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति की कल्पना नहीं कर रहे हैं। माधुरी, आज तक रेडियो। पाकिस्तान के खिलाफ 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के आखिरी ओवर में कैच पकड़कर भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों पर छा जाने वाले तेज गेंदबाज एस श्रीसंत 2013 में IPL फिक्सिंग स्कैंडल में फंसकर क्रिकेट से ही ड्रॉप हो गए थे। अब 7 साल बाद क्रिकेट में उनकी वापसी का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या 37 साल के श्रीसंत मैदान पर लौटने के लिए फिट हैं? हमारी सहयोगी पूनम कौशल ने श्रीसंत से क्रिकेट और उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात की। भगवान के शुक्र से सब अच्छा है। बहुत फिट भी हूँ क्योंकि जब मैं फिल्म भी कर रहा था, कोई भी कुछ भी कर रहा था, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में भी चला गया था। तो उसके बाद अभी वापस क्रिकेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग 1 साल से कर रहा हूँ और बहुत हेल्पफुल रहा है। और पूरी फर्स्ट क्लास की जो टीम है उनके साथ भी 2-3 बार ट्रेनिंग किया था। और कोचिंग में भी अभी लॉकडाउन जैसे अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है तो हमारा इंडोर प्रैक्टिस भी शुरू हुआ है। तो सब अच्छा ही जा रहा है। जय माता दी। श्रीसंत जी, आप पर फिक्सिंग के आरोप लगे, फिर लाइफ टाइम बैन लगा, फिर बैन 7 साल का किया गया और अब कुछ ही महीने बाद ये समय सीमा समाप्त हो रही है। इस दौरान आपने क्या क्या किया? ये 7 साल क्या किया आपने? और ये बहुत लंबा समय है। 7 साल लंबा टाइम है। जब पीछे देखते हैं, मतलब आगे देखेंगे तो बहुत कम टाइम था। जो भी कठिन वक्त में हम हमारा ऐसा कहती है कि आपको अपने आप को पूरी जुनून के साथ अपने आप को हिम्मत में हारना चाहिए। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो मुझे पूरे परिवार, पूरा दोस्त लोग, बहुत सारे लोगों ने उनका पार्ट से मुझे बहुत हेल्प किया, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। तो वो फिर थोड़ा मूवी कर रहा था, थोड़ा बिजी रहा। फिर कलर्स चैनल में झलक दिखला जाए, बिग बॉस, फिर केरला में एक चैनल है फ्लावर्स, उसमें मैंने एक शो किया था स्टार चैलेंज, जो सेलिब्रिटीज के साथ। एवरीथिंग केप्ट मी बिजी। तो एंड मुझे पूरा वो दूसरी साइड से लड़ाई चल रहा था कि वापस क्रिकेट फील्ड में आना है, खेलना है। तो वो भी कर पा रहा हूँ अभी अगले महीने से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कल एक अच्छा न्यूज भी आया। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे 7 साल की जो भी ट्रेनिंग मैंने किया, जो भी वक्त से गुजरा, वो सब काम आएंगे। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा अपने स्टेट और भगवान करे आगे जाके इंडिया के लिए भी। आप भारतीय टीम में वापसी को लेकर क्या सोचते हैं और आज के तेज गेंदबाजों के साथ आप कैसे compete करेंगे? कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई, कुछ सोचा इसको लेकर? स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को जुनून के साथ और पूरी हिम्मत के साथ खेलना है और मेहनत करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करना है। क्योंकि 7 साल में जो एक्सपीरियंस सबको मिला है वो बहुत ज्यादा है। मैंने उससे पहले खेला था 2013 तक और मेरा लास्ट इंटरनेशनल मैच 2011 में था। तो उसके बाद भी इतने सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खेला है, तो उनके पास मेरे से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। तो उनसे भी सीखूंगा। अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भी देखे तो सिर्फ केरला में भी बहुत सारे क्रिकेटर्स है जो मेरे से बहुत ज्यादा खेला हुआ है। तो शायद एज में मैं बड़ा होगा, बट एक्सपीरियंस में वो लोग मुझसे बड़ा है और उन सबसे भी मैं सीखना चाहूंगा। और कोशिश यही रहेगा कि जो भी मौका मिले कॉम्पीट से ज्यादा हेल्प करे और सीखे। बहुत कुछ सीखने को मिला। तजुर्बा, इट्स ऑल अबाउट तजुर्बा। जी, आपने एज की बात की, मैं वही मेरे मन में ये सवाल था कि यू आर 37 और इस उम्र में बहुत से क्रिकेटर्स मतलब मैदान छोड़ने का सोचते हैं, स्पेशली बॉलर्स। तो आप वापसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है ये मुश्किल होगा एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो? मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी, फिटनेस और अपने रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और चैलेंजिंग है मगर मुश्किल नहीं है। और अगर लिएंडर पेस 46 ईयर्स में ग्रैंड स्लैम जीत सकता है, सचिन बाजी 40 साल तक खेले थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ भी खेले थे, बहुत सारे लोग जो 40 साल तक खेले क्रिकेट। अगर फास्ट बॉलर की बात किया जाए तो आशीष नेहरा 38 ईयर्स में वर्ल्ड कप खेले। और अभी भी जेम्स एंडरसन खेल रहे, 500-600 विकेट हो गए, फिर भी लगातार खेल रहे। तो बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स है, रॉजर फेडरर खेल रहे हैं, बहुत से जो एग्जाम्पल्स है। एज इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि
आजकल न्यूट्रिशन और अगर आप अपने शरीर पे ध्यान दें और अपने बैलेंस डाइट पे और अपनी बैलेंस लाइफ में ध्यान दें तो एज इज जैसा नंबर। ये श्री संत से की गई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा था। इस बातचीत का पूरा पॉडकास्ट आप हमारी आज तक रेडियो की वेबसाइट पर आकर सुन सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपने आज तक रेडियो पर सुना। हमारी वेबसाइट पर आइए, यहाँ पर आपको तरह तरह के पॉडकास्ट सुनने को मिलेंगे। और हाँ, खबरों और विश्लेषण के लिए 2 प्रोग्राम जरूर सुनिए, सुबह 7 बजे आज का दिन और शाम 7:30 बजे दिन भर। पता वही aajtak.in/radio। आप गूगल भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए आज तक पॉडकास्ट या आज तक रेडियो। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब है चला चली की वेला। आज के कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है पूनम कौशल ने और इसे आप तक पहुंचाया सचिन द्विवेदी ने। आप हमें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक radio@aajtak.com पर भेजना ना भूलें। अब सोमवार को होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।